अस्सलाम वालेकुम। राशिद साहब से एक बार इससे पहले मेरी मुलाकात 2 महीने पहले ग़ालिबन हुई थी, तो मुझे भी मैं और बहुत मुख्तसर सी मुलाकात थी। तो उसके बाद फिर हमने कहा कि फिर इंशाअल्लाह ताला अगर वक्त आए तो फिर मुलाकात करेंगे। और जब यहाँ आए तो बहुत खुशी हुई। मेरे एक सीनियर रहे JNU में और आपके ज़िला में ही ऑफ़िसर हैं जनाब अनवार साहब, और यहाँ स्टेज पर ही हैं। और रास्ते में जब मैं अभी इधर जा रहा था तो इनसे मुलाकात हुई, तो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सालों के बाद इनसे मुलाकात हुई और ये भी JNU में है और यहीं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हैं, ऑफिसर हैं गवर्नमेंट में। और इन्होंने BPSC टॉप किया था, लेकिन अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है कि किस फील्ड में वो जाना चाहते हैं। टॉपर्स की लिस्ट में थे वहाँ। तो फिर हर आदमी का अपना इंटरेस्ट होता है, हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट होता है कि वो किस चीज़ में अपना इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं। एक्चुअली सबसे पहले तो जब छोटा बच्चा होता है तो वो बस से जब स्कूल की तरफ आता है या गाड़ी में, तो उनको लगता है कि मैं बड़ा होकर ड्राइवर ही बनूंगा, कि वो ड्राइवर इतनी बड़ी बस को कंट्रोल करता है और कैसे चलाता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जिस चीज़ को देखते हैं उनका इंटरेस्ट उसी की तरफ हो जाता है और वो चाहते हैं कि हम वही करें। तो बच्चे में इस तरह का बहुत नॉर्मल बात है कि इस तरह की बातें होती है। और हम लोग भी जब देखते हैं कि जिस वक्त से होश संभाले इस तरह की बातें थी, और फिर टाइम टू टाइम वो हमारा चेंज होता है इंटरेस्ट, कि कभी किसी और को देखते हैं कि वो अच्छे पोजीशन में है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें भी लगता है कि हम भी वैसा ही करें। और इसमें गार्जियन और स्कूल का एक बहुत बड़ा रोल है कि जब हम लोग याद करते हैं कि हमने स्कूल से क्या सीखा और हमारे घर से जो हमें तरबियत मिली, तालीम दिया गया, जो हमें वो क्या रोल प्ले करता है बात की लाइफ में, तो इसमें गार्जियन के भी बहुत अहम किरदार है और स्कूल का भी बहुत अहम किरदार है। स्कूलिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इसका किरदार है स्कूल का सिलेक्शन। और गार्जियन में एक की वर्ड है गार्जियन के लिए कि हमेशा अक्सर चूँकि मैं भी मेरे भी छोटे बच्चे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है, लगता है अर्ली इज़ गुड, कि जल्दी से हो जाए कुछ भी। जो बस छोटा बच्चा 1 साल का, उनको लाकर साइकिल दे देते हैं कि ये अभी सीख जाए, या फिर 2 साल का हुआ तो अभी से ही वो स्कूल जाए। तो इस तरह का होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि अर्ली नहीं होता। थोड़ा पेशेंस का लफ्ज़ है कि पेशेंस रखें बच्चों के लिए। और बच्चों, छोटे बच्चों में आखिर उस टाइम से आखिर क्या करें कि वो उनका बाद में करियर अच्छा हो और वो अच्छा करें। जैसे हमारे बिहार स्टेट में अक्सर ये बातें होती है, 100 में से 90% लोग वो उनका इंटरेस्ट होता है कि बड़ा होगा तो मतलब हम DM बनेंगे और IAS करेंगे, इस तरह की बात होती है। तो ऐसा होता भी है क्योंकि कहा गया है कि 3 ही लोगों के हाथ में पावर होता है, सेंटर से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। एक PM होता है, एक CM होता है और तीसरा DM होता है, और कोई कुछ होता है नहीं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे फील्ड में करियर बनाया सकता है, लेकिन बच्चों में क्या किया जाए। जैसे किन्हीं को MBA करना है तो क्या अभी से वो MBA की किताबें पढ़ेंगे, या किन्हीं को गवर्नमेंट ऑफिसर बनाना तो अभी से क्या पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, हर काम में एक की वर्ड की तरह, जैसे गार्जियन के लिए एक पेशेंस है कि पेशेंस रखें और बच्चों पर ध्यान दें। और गार्जियन कई तरह के होते हैं। गार्जियन के अगर हवाले से बात किया जाए कि एक ऑथोरिटेरियन गार्जियन होते हैं, कोई परमिसिव गार्जियन होते हैं, कोई ऑथोरिटेटिव होते हैं। ये जो गार्जियन के लिए वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन अच्छा हो कि ना ऑथोरिटेरियन हो कि हर बच्चे को डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, नहीं इधर जाना है, उससे नहीं मिलना है, ये नहीं करना है। इतना भी ज़्यादा कंट्रोल करेंगे तो बच्चे में डर हो जाएगा, वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर पाएगा। हर जगह वो चाहेगा कि उनके पेरेंट्स हों और गार्जियन हों, वही उनके काम को अंजाम दें। और या फिर इतना भी परमिसिव नहीं कि जो चीज़ें हाँ जो भी है ठीक है सब कर रहा है, कहीं पर कोई डांट फटकार नहीं। मियाना रूही अपनानी चाहिए बच्चों के लिए। और वैल्यू एडिशन बहुत एक अहम की वर्ड है, इवन बच्चों के लिए नहीं, हर किसी के लिए, किसी भी एज में हो इंसान को तो वैसे करते रहना चाहिए। और स्कूल में इस तरह का देखा जाता है, जो अच्छे स्कूल होते हैं वाकई मेहनत कर रहे हैं बच्चों के फ्यूचर को, मुस्तकबिल को क्रिएट करने में। तो वो वैल्यू एडिशन क्या है कि
जब भी बच्चे कोई कोर्स कर रहे हैं तो नॉर्मली वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो उसमें नई चीज़ें जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर वो सीखते हैं, स्पोर्ट्स में उनका इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन स्किल पे उनको ये किया जाए। जैसे अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है और 2020 से एक्चुअली इस पर चर्चा हो रहा है और वो पूरा उसका ड्राफ्टिंग भी सामने आया था, मीडिया में भी चर्चा भी किया गया उसके ऊपर, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर के होता क्या है अमूमन कि हमारे यहाँ बच्चे कोई एक ज़बान ठीक से सीख नहीं पाते हैं। वो अंग्रेज़ी भी सीख रहे हैं, उर्दू भी सीख रहे हैं, अरबी भी सीख रहे हैं, फ़ारसी भी सीख रहे हैं और वो लोकल जो लैंग्वेज है वो भी सीख रहे हैं। तो कई सारी ज़बानें साथ में होती है, नतीजतन कोई भी ज़बान उनको ठीक से आ नहीं पाती है, कोई ज़बान सीख नहीं पाते। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत कई चीज़ें उसमें पॉजिटिव भी हैं, कई निगेटिव भी है इस एजुकेशन पॉलिसी में। जैसे पहले जो साइंस पढ़ रहे थे वो सिर्फ साइंस पढ़ेंगे, जो सोशल साइंस पढ़ रहे हैं सिर्फ सोशल साइंस पढ़ेंगे, जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं सिर्फ कॉमर्स पढ़ेंगे। लेकिन अब वो फ्लेक्सिबिलिटी आई है उसमें कि कोई साइंस का 2 सब्जेक्ट लेता है तो एक सोशल साइंस ले सकता है आगे चलकर 10th के बाद की मतलब जो इसमें है कोर्स कंटेंट्स में। लेकिन उसमें कई तरह के प्रॉब्लम्स है कि जब ऐसा होगा कि अलग अलग सारे सब्जेक्ट को खोल कर रख दिया जाएगा तो उतने फिर टीचर्स कहाँ से आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो बड़ा डिटेल्स डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन अभी भी है ऐसा कि बचपन में तो हाँ ठीक है कि एक ज़बान में उनका एजुकेशन होना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए उनकी। लेकिन अभी भी एक ही जो रोल प्ले कर रहा है वो इंग्लिश की अहमियत अभी भी वैसे ही बरकरार है, वैसे ही बनी हुई है। तो अभी बचपन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ये नहीं है कि वो क्या करेंगे। स्कूलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी स्कूलिंग अच्छे से बच्चे करें, थोड़ा पेशेंस रखें, उनको करने दें, थोड़ा बीच बीच में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करिकुलर में कुछ चीज़ें उनको सिखवाते रहें। और बाद में कोर्सेज़ के लिए तो कुछ तो बहुत दिनों से कोर्स चले आ रहे हैं, फिर नए नए कोर्स आते हैं। जैसे कंप्यूटर में जो लोग BCA करते थे, MCA करते थे, अब नया कोडिंग का सिस्टम आया, ऐप नए नए बनने लगे तो लोग ऐप में का कोर्स करने लगे। बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज आते रहते हैं ऐसे। हाँ, तो लॉ के हवाले से चूँकि लीगल अवेयरनेस की बात है तो लीगल अवेयरनेस में हम लोगों का इंटरेस्ट था और ऐसा कहा जाता था कि कुछ नहीं करेगा तो लॉ कर लेगा। ऐसा ये था कि कुछ और नहीं मिला था तुम्हें इसके अलावा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और कई तरह की बातें हैं। एक शेर भी इस हवाले से कहते थे कि वकालत बिल्कुल एक ऐसा अच्छा पेशा नहीं है या फिर बड़ा गड़बड़ काम है, इसीलिए इस वजह से भी लोग नहीं करते थे कि बहुत झूठ बोलना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और आज के दौर में लॉ करना बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है। जिनका इंटरेस्ट लॉ के तरफ है उनको करने देना चाहिए और किन्हीं को ज़बरदस्ती प्रॉम्प्ट करने से वो चीज़ें सही होती नहीं है ना। तो कई बार एक शेर भी बड़ा मशहूर है कि वो साहिब औलाद जो कहते हैं कि वो बच्चेदार जो हो जाते हैं, तो एक शायर ने कहा कि हुए जो एक वकील पैदा तो शैतान ने कहा कि लो आज हम भी साहिब औलाद हुए। तो इस तरह की बातें सोसाइटी में है। लोग कहते हैं कि ये शैतानियत वाला काम है, बड़ा अजीब काम है, ऐसे काम को नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लॉ की अहमियत बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा हर तरह से, वो रिलीजियसली देखें या नेशनली देखें कि किसी नेशन में रहने के लिए कहीं भी आप जाते हैं तो आपको मेडिकल के बारे में कुछ पता है कि नहीं, किसी और MBA के बारे में कुछ पता है कि नहीं, लेकिन वो लॉ ऑफ द लैंड आपको जानना ही जानना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसके बिना कोई कुछ कर सकते हैं। लैटिन भाषा में एक मैक्सिम है जिसको कहते हैं इग्नोरेंशिया नॉन जूरिस एग्जीक्यूशंट, मतलब इग्नोरेंस इज नॉट डिफेंस। मतलब किसी लॉ को आप इग्नोर कर रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि मैं तो नहीं जान रहा था। कहीं भी आप जाते हैं तो नहीं, मुझे तो नहीं मालूम था। नहीं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आपको फेस करने होंगे। इसी के हवाले से जब हम लोग यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों को बहुत सारे केसेस भी पढ़ने होते थे। तो ये 1962 का एक केस था। MH जॉर्ज नाम का एक शख्स ज़ूरिक से चला, और ज़ूरिक स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है। तो वहाँ से वो बैठा और जा रहा था मनीला। रास्ते में मुंबई कुछ देर के लिए उल्टा और वो अपनी सीट पे बैठा था जहाज़ में ही, एरोप्लेन में। तो कुछ ही देर के लिए, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन थी यहाँ के ऑफिशियल्स को, तो वो गए और जाकर वहाँ चेक किया तो देखा वो एक जैकेट पहने हुए है
और वो जैकेट कुछ स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जिसमें बहुत सारे पॉकेट्स हैं और एक एक में 1-1 किलो गोल्ड का, सोने का ईंट कह लें, बिस्किट कह लें, जो भी वो है, और वो 28 पॉकेट्स हैं उसमें, मतलब अराउंड 28 किलोग्राम्स गोल्ड लेकर जा रहा था वो सोना। और वो गाड़ी में, वो जहाज़ में बैठा था, वो चला था स्विट्ज़रलैंड से मनीला जाना था। तो और पहले का जो लॉ था कि कोई अगर ट्रांजिट में है, कहीं से जा रहा है, तो वो गोल्ड लेकर सफ़र कर सकता है। लेकिन जस्ट 24 आवर्स बिफोर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एनैक्टमेंट आया कि उसमें उसके बाद जस्ट 24 घंटे पहले कानून बना कि आप इवन ट्रांजिट में, मतलब कोई गाड़ी यहाँ, जहाज़ यहाँ उतरा और नहीं देर रहे और उसके बाद फिर यहाँ से कहीं और जाना, तो आप गोल्ड लेकर नहीं जा सकते। तो कोई आदमी चल रहा है, इंडिया में कोई कानून बना है और 24 घंटा पहले, उसको पहले कैसे जानकारी होगी? खैर, तो वो पकड़ा गया। तो उसने कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी और पहले वाला लॉ तो ऐसा है कि आप ट्रांजिट में अगर कोई चीज़ें जा रही है तो लेकर जा सकते हैं। तो उसका केस चला और फाइनली उसको सज़ा सुनाई गई कि नहीं, इग्नोरेंस, और इसी मैक्सिम को जो मैंने पहले बताया था, इग्नोरेंस इज़ नॉट डिफेंस। इग्नोरेंस डिफेंस नहीं है। आपको जानकारी लेनी थी जब आप इतना बड़ा सामान लेकर जा रहे थे और उसको सज़ा मिली उसके लिए। तो इस तरीके से आप अगर कोई और सब्जेक्ट है, कोई और चीज़ है, अगर वो नहीं जानते हैं तो कोई इशू नहीं है, बट लॉ जानना बहुत ज़रूरी है। और लॉ मेनली 2 तरह के होते हैं और बहुत तरह से लॉ काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती है, स्पेशली हम जानते हैं, और बहुत सारी अजीब सी बातें हमारे दिलो दिमाग में है कि बहुत सारे लोग बहुत बार कोर्ट जाते ही नहीं है कि नहीं जाएंगे, पता नहीं कब फैसला आएगा और इतने साल लगते हैं। और हकीकत है, अब तक जितने केस कोर्ट में हैं, उस एतबार से अगर देखा जाए तो उस सारे केस को जो अब तक रजिस्टर्ड हैं, इसका निपटारा किया जाए जिस स्पीड से हो रहा है, तो नए केस अगर नहीं भी आएंगे तो 366 साल लगेंगे सारे केस को हल करने में, अभी जो देखा गया जिस तरीके से। और इसके अलावा बहुत सारे मसले मसाइल हैं। लेकिन अभी भी जो लॉ के बारे में, पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई पैसा कमाता है पूरी दुनिया में किसी प्रोफेशन वाले, तो वो लॉयर्स कमाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो 200-400 में ऐसे भी लॉयर्स हैं जो एक बार कोर्ट में खड़े होने का 50-50 लाख रुपए लेते हैं, और ऐसा होता है सुप्रीम कोर्ट में। अभी कुछ दिन पहले ना आप लोगों ने केस सुना होगा, एक खातून थी केरला की, उनका केस बड़ा मशहूर हुआ था, मीडिया में बड़ा डिस्कस हुआ था। हादिया नाम था उनका, कि वो पहले कर्नाटका हाई कोर्ट का केस था, फिर उसका कस्टडी उनके वालिदैन को दे दिया गया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट वो केस आया था और सुप्रीम कोर्ट से फैसला फाइनली आया कि वो कॉम्पिटेंट है अपना डिसीजन लेने के लिए और अपने वो कोर्स को जाकर करें और वो जैसे चाहे वो डिसीजन ले सकती। तो वो सुप्रीम कोर्ट गई और वो केस को जीता। तो हमें दिखाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके हक में आया, लेकिन हर किसी के बस का नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और जाकर वहाँ केस लड़े। इवन लोकल कोर्ट में कोई गरीब जाएगा, एक दिन का जो दिहाड़ी वाला काम करते हैं, गरीब है तो उनको उस दिन का काम तो गया, उस दिन तो काम नहीं कर सकते। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे होते हैं। लेकिन उसके अलावा एक हमारा सिस्टम है जो 1920 से चल रहा है, जिसके बारे में कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को, बहुतों को नहीं पता है। जैसे हमारा शरिया है एक तंजीम जो यहाँ काम कर रही है, उनका कई ज़िला में बहुत सारे 70-80 कोर्ट्स होंगे यहाँ जो काम कर रही है, जिसको दारुल क़ज़ा कहते हैं, जहाँ से सिविल मैटर्स का है ना, बहुत सारा जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, प्रॉपर्टीज़ वाले सिस्टम का, या फिर मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उन सब मसले मसाइल बहुत आसानी से, और उसमें भी रिसर्च हुआ है कि अब तक 50,000 से ज़ायद केसेस उन्होंने डिसाइड किए हैं। लेकिन बहुत कम केसेस हैं कि बाद में, चूँकि वो फ्री होते हैं डिसीजन के बाद, कि अगर वो मुतमईन नहीं है तो ये जो अपना लीगल सिस्टम है जो कोर्ट कहलाता है, जो सरकार जहाँ जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, वहाँ भी वो कंप्लेन कर सकते हैं। बट वहाँ केसेस 1% से भी कम है वो केसेस जो फिर से दोबारा कोर्ट में जाकर उन्होंने उसका डिसीजन लिया हो। बहुत कम नंबर्स ऑफ केसेस है, तो वहाँ से बहुत, लेकिन क्रिमिनल केसेस का वहाँ से नहीं हो सकता। क्रिमिनल केसेस एक्चुअली किसी एक के खिलाफ डैमेज नहीं होता है। जैसे किसी की ज़मीन किसी ने मार लिया, किसी का पैसा कोई रख लिया है, बाकी नहीं दे रहा है ना, किसी को बंटवारा चाहिए है ना, तो मोहल्ले टोले में भी एक कोर्ट लगा कर ऐसे होता है कि लोग आपस में मुतमईन हो जाए उस तरीके से। और ये जो सिस्टम है सिविल का, वो अब इवन कोर्ट में भी बहुत पॉपुलर है। कई तरह का कोर्ट में भी सिस्टम आ गया है, उसमें भी मीडिएशन, आर्बिट्रेशन होता है कि आपकी मर्ज़ी से अपने मर्ज़ी का आप जज ढूंढें और बताएं कि हाँ दोनों लोग जिसमें राज़ी हों। और इसमें बड़ी खुशी की बात होती है, केस मुकदमा में बताया जैसे आपको 366
साल लगेंगे सारे केसेस को हल करने में। कई बार ऐसे हो जाते हैं दो लोगों के बीच में, जब समाज में आदमी रहता है, मुआशरे में, तो डिस्प्यूट होता है। तो इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए कि मीडिएशन क्या है, आर्बिट्रेशन क्या है, किस तरीके से इसका निपटारा हो जाता है। इसमें दोनों लोगों को खुशी होती है। वैसा नहीं है, केसेस में क्या होता है, एक केस हारेगा, एक केस जीतेगा, एक तरफ खुशी होगी और दूसरी तरफ गम होगा कि हमारा ऐसा हो गया, और पता नहीं जो भी वहाँ सिस्टम होता है, और कई कई साल तक लगते हैं और उसमें पैसे की बर्बादी, वक्त की बर्बादी होती है। तो आजकल कोर्ट में भी आर्बिट्रेशन कुछ है, अगर किसी का मैटर्स, तो वहाँ से आर्बिट्रेशन में जाकर, मीडिएशन में जाकर, है ना, जो जाकर वो उस मैटर्स को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके अलावा दारुल क़ज़ा का भी सिस्टम है, बहुत सारे केसेस का निपटारा किया, जैसा हम लोगों ने बात किया कि 50,000 से ज़ायद केसेस अब तक डिसाइड हो चुके हैं वहाँ से। तो बहुत सारे ये हैं। और कैरियर के इससे बात किया कि बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिसके बारे में हम लोगों को पता चलता ही रहता है और हम लोग जानते ही हैं, बहुत है, उसके बारे में बात करेंगे। और ऐसे ओरली तो सारी चीज़ें याद नहीं रहती है। और लॉ तो करवाना चाहिए, जैसे हमने बताया कि लॉ का जानना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं किसी और चीज़ को नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि कोई मसला ना हो, लेकिन कहीं किसी देश में जाते हैं या अपने ही मुल्क में आप रहते हैं तो वहाँ के कानून से वाक़फ़ियत बहुत अहमियत रखती है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।